गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग। अभी तक वीडियो की फीड नहीं आ रही, 3-4 सेकंड का लैग होता है। एक बार मैं वीडियो देख लूं, ऑडियो देख लूं। राइट, तो अब वीडियो तो पहुंच ही रही है, 3-4 सेकंड। हाँ, और ऑडियो भी आ गई। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिवाली की फेस्टिवल एक तरह से शुरू हो गई है। आज धनतेरस का दिन है, कल छोटी दिवाली होगी और परसों दिवाली होगी। तो एडवांस में, क्योंकि कल और परसों जाहिर है कि क्लास नहीं होगी, तो एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज धनतेरस की भी शुभकामनाएं। इंग्लिश में मत भेजो मुझे हैप्पी धनतेरस, ठीक है? शुभकामनाएं लिखना सीखो, ठीक है? चलो, तो दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली की छुट्टियों पे जाने के पहले ये हमारा अंतिम क्लास है और इस वीक का भी अंतिम क्लास है, और ये बायोटेक्नोलॉजी सेगमेंट का भी लास्ट क्लास है। आज की क्लास में, जो कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन 24 है, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीन थेरेपी के अंतिम हिस्से को फिनिश करेंगे, जहां पे कल हमने बस यहां तक सीखा था कि जीन थेरेपी के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी और दूसरा टाइप होता है जर्म लाइन जीन थेरेपी। कल ये सीखा था कि सोमैटिक सेल जीन थेरेपी से हमारा मतलब ये है कि पेशेंट की बॉडी में जो सेल जेनेटिक डिफेक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं, जेनेटिक डिफेक्ट से प्रभावित हैं, सिर्फ उन सेल्स में आप जीन को भेजते हैं और उन सेल्स के जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होती है तो पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन चूंकि पेशेंट के बॉडी के सारे सेल्स में ये जेनेटिक डिफेक्ट है, इसलिए ये जेनेटिक डिफेक्ट अगले जनरेशन में भी जाएगा। अगले जनरेशन को फिर से ये जीन थेरेपी लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर अगले जनरेशन में ये डिजीज मैनिफेस्ट करती है तो ये हमें जीन थेरेपी की तरफ फिर से जाना पड़ेगा। तो यहां पर एक बड़ा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन ये बनता है कि क्यों ना हम जर्म लाइन के सेल्स में जीन थेरेपी दे दें। जर्म लाइन के सेल्स हमारे बॉडी के वो सेल होते हैं जिनसे हमारी बॉडी में गैमीट्स बनते हैं। मेल बॉडी में जिनसे हम स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं और फीमेल बॉडी में जिससे हम ओवा बनाते हैं। अगर हम जर्म लाइन के सेल्स में ये जीन ट्रांसफर कर पाते हैं तो जर्म लाइन में ये जेनेटिक डिफेक्ट रिमूव हो जाएगा, और जर्म लाइन में अगर जेनेटिक डिफेक्ट रिमूव हो गया तो फिर इस जर्म लाइन से आगे जो सेल्स बनेंगे उन सेल्स में भी कहीं वो जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, अगले जनरेशन से ये जेनेटिक डिफेक्ट जाता रहेगा। सोच करके ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है और हमें लगता है कि हाँ, जीन थेरेपी का यही तरीका ठीक है कि एक एक करके हम ह्यूमन पेडिग्री से, ह्यूमन लीनिएज से, आने वाली पीढ़ियों से भी ये हम डिजीज को हटा सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि अगर ये टेक्निक आप अलाउ करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले वक्त में इसका मिसयूज ह्यूमन जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए नहीं किया जाएगा। और ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन बहुत छोटी छोटी, कह लो कि मनगढ़ंत बातों के लिए भी हो सकती हैं, बहुत फ्रिवलस चीजों के लिए भी ये चीजें हो सकती हैं, लाइक आंखों का कलर, बाल का कलर वगैरह वगैरह। और आने वाले दिन में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद उसके डेटा से हमें बहुत ऐसे जीन और जीन के फंक्शंस का पता चलेगा जिससे कि हम ह्यूमन बीइंग में चाहें तो काफी बदलाव कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ह्यूमन बीइंग्स में इतने सारे जेनेटिक चेंजेस के लिए मेंटली क्या हम तैयार हैं, और क्या हम श्योर हैं कि कोई इसका मिसयूज नहीं करेगा? क्या हम श्योर हैं कि कोई ह्यूमंस में चुपके से शायद उस इंसान को बताए बगैर कोई फॉरेन जीन नहीं ट्रांसफर कर देगा और आने वाले नस्लों में वो फॉरेन जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करेगा? तो मिसयूज की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए जर्म लाइन जीन थेरेपी को वर्ल्ड वाइड बैन करके रखा हुआ है। जर्म लाइन जीन थेरेपी पूरी दुनिया में बैन है, और उससे परेशानी बस इतनी ही है कि जीन थेरेपी को हम एक फैमिली की लीनिएज से निकाल बाहर नहीं कर पाते, इसलिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे को ये जीन थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जितने बड़े रिस्क हैं उसके कंपैरिजन में ये परेशानी उतनी बड़ी परेशानी नहीं है, और डेफिनेटली आने वाले वक्त में जीन थेरेपी की टेक्निक्स इंप्रूव होंगी, और चूंकि टेक्निक्स इंप्रूव होंगी
तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आने वाले जनरेशन को अवेलेबल जीन थेरेपी ना तो उतनी महंगी होगी, ना तो उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, और शायद ज्यादा आसानी से आसपास के हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होगा। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड सोमैटिक सेल जीन थेरेपी अलाउड है, इंडिया में भी अलाउड है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी जर्म लाइन जीन थेरेपी की परमिशन नहीं है। अब जीन थेरेपी के इस डिस्कशन को आगे जारी रखते हुए हमें बेसिकली 3 चीजें समझनी है। पहला, जीन थेरेपी का अप्रोच। तो 2 अप्रोचेस होते हैं, और दूसरा जीन थेरेपी के एप्लीकेशन, जीन थेरेपी की सक्सेस स्टोरीज, और लास्ट में जीन थेरेपी के कंसर्न्स क्या क्या हैं, और हमारे कंट्री में जीन थेरेपी की स्थिति क्या है। तो ये हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम क्रिस्पर के टॉपिक पर आएंगे, और क्रिस्पर के बाद जो एक बड़ा टॉपिक रहेगा, बड़ा क्या मतलब एक मीडियम साइज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा वैक्सीन्स का। तो ये 3 टॉपिक करने के बाद हम फॉर्मली कह सकते हैं कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी में जो समझने और जानने वाली बातें थी वो खत्म हो गई होंगी। और आपको आज जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा तो उसमें आप देखेंगे तो डीएनए प्रोफाइलिंग और आरएफएलपी, एएफएलपी, इन सब के बारे में छोटे छोटे नोट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, ताकि जब आप उनको पढ़ें तो उन टॉपिक से भी आप परिचित हो, उन टॉपिक्स पर भी आपकी मास्टरी हो, जिन टॉपिक्स को हमने क्लास में डिस्कशन के लेवल पे नहीं लिया, लेकिन उनके बारे में भी बेसिक जानना जरूरी है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को आज हम लोग फिनिश करके और तब धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो अब शुरू कर ली जाए क्लास को। चलो, अब धनतेरस की शुभकामनाएं मिल गई मुझे, दिवाली की भी शुभकामनाएं मिल गई। डीएनए बारकोडिंग नोट्स में डाल दिया, छोटा सा है, उस पे आपका मेंस में सवाल नहीं बनता है। तो प्रीलिम के लिए बहुत सारे टर्म्स का एक मैंने बहुत सुंदर टेबल बना दिया है, इसमें डीएनए बारकोडिंग भी है। डीएनए बारकोडिंग ही नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी है, तो वो सब भी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। चलो शुरू कीजिए। सेशन 24, और ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का फाइनल सेशन। सबसे पहले जीन थेरेपी, ये हमारा कंटिन्यूड है, मतलब कल की क्लास से आगे इसको हमने जारी रखा हुआ है। जीन थेरेपी में अब हमें देखना है इसके अप्रोचेस क्या होते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन, एंड सक्सेस क्या है, कंसर्न्स क्या हैं, एंड रेगुलेशन इन इंडिया क्या है। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 चीजें जीन थेरेपी में हमारी बची हुई हैं। डन। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि जीन थेरेपी के अप्रोचेस क्या हैं। ठीक है, जीन थेरेपी के अप्रोचेस क्या हैं,
तो जीन थेरेपी के बेसिकली दो अप्रोचेस होते हैं। पहला अप्रोच ये होता है कि डायरेक्टली बॉडी के जिस पार्ट में जेनेटिक डिफेक्ट है उस पार्ट में एक वायरस को वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हुए हम उस बॉडी पार्ट में हम डिजायर्ड जीन को भेजते हैं। तो पहला अप्रोच तो ये है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेक्टर मेडिएटेड जीन थेरेपी। और दूसरा जो अप्रोच है जीन थेरेपी को लेकर के, जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल बेस्ड जीन थेरेपी, स्टेम सेल पर आधारित जीन थेरेपी। तो स्टेम सेल पर जो आधारित जीन थेरेपी होती है उसमें सबसे पहले हम जो डिजायर्ड जीन है, जो जेनेटिक डिफेक्ट है, उनको कुछ स्टेम सेल के लेवल पे ठीक करते हैं और फिर उन स्टेम सेल्स को हम पेशेंट के बॉडी के उस पार्ट में ट्रांसप्लांट करते हैं जिस बॉडी पार्ट को उस जीन थेरेपी की जरूरत है। स्टेम सेल डिवाइड करेगा, नए सेल्स बनाएगा और उन सेल्स में जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होगा। और स्टेम सेल धीरे धीरे पुराने डिफेक्टिव जीन वाले सेल्स को रिप्लेस करके नए सेल्स की एक पॉपुलेशन क्रिएट करेगा। नए सेल्स का जो ये पॉपुलेशन है उसमें वो जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट के डिजीज के सिम्टम धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और पेशेंट धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। तो ये जो अप्रोच होता है हमारा, उसको हम कहते हैं स्टेम सेल बेस्ड जीन थेरेपी या रीजेनरेटिव जीन थेरेपी। तो रिकैप करने के लिए दो अप्रोच, पहला जिसको हम डायरेक्ट वेक्टर बेस्ड अप्रोच कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं वाहक आधारित अप्रोच। इसमें डायरेक्टली बॉडी के उस पार्ट में जहां पर जीन थेरेपी की जरूरत है एक वायरल वेक्टर के थ्रू हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेजते हैं और ये वायरल वेक्टर उन सेल्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर करता है। उनमें से कई सेल्स में वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट होगा और इंटीग्रेट होने के बाद वो जेनेटिक डिफेक्ट जाता रहेगा। और दूसरे में जीन ट्रांसफर हम डायरेक्टली बॉडी के उन सेल्स में ना करके स्टेम सेल में करते हैं और स्टेम सेल्स को बॉडी के उस पार्ट में हम ट्रांसप्लांट करते हैं जहां पे जीन थेरेपी की रिक्वायरमेंट है। जीन थेरेपी उसके बाद उस स्टेम सेल से जो नए सेल्स बनते हैं, जीन थेरेपी उन नए सेल्स के थ्रू मिलती है। इसका मतलब है कि जो नए वाले सेल्स होते हैं वो पुराने डिफेक्टिव जेनेटिक मटेरियल वाले सेल की जगह पे अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। पुराने सेल धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाते हैं और उसके बाद बॉडी में वो जो डिजीज के जो सिम्टम थे वो कम हो जाएंगे क्योंकि जो डिफेक्ट वाले जो सेल्स हैं वो खत्म हो चुके हैं और उनकी जगह नए सेल जो किसी भी डिफेक्ट से फ्री हैं, अब वो नए सेल आ गए हैं। तो बट ऑब्वियस है कि अब ये नए सेल जो हैं वो अपना काम करेंगे। तो ये जो स्टोरी है हमारी वो है वेक्टर बेस्ड और स्टेम सेल बेस्ड जीन थेरेपी की। तो ये दो अप्रोचेस हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट को ज्यादा सक्सेस रेट कहाँ मिल रहा है, उस बेसिस पर हम वेक्टर बेस्ड या स्टेम सेल बेस्ड जीन थेरेपी की डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर बेस्ड में भी हमारे पास सेफ वायरल वेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता। स्टेम सेल बेस्ड एक स्टेप बढ़ा देता है, लेकिन जहां पर बहुत सारे सेल में जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करना होगा वहां पे बेस्ट अप्रोच स्टेम सेल बेस्ड अप्रोच जाता है। तो ये दो अप्रोचेस हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन पर आएंगे। अप्रोचेस वाहक आधारित, इसको हम डायरेक्ट वेक्टर बेस्ड कहते हैं और दूसरा स्टेम सेल आधारित। स्टेम सेल बेस्ड एंड डायरेक्ट वेक्टर बेस्ड। इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ gene of interest into the patient's body using viral vector।
वायरस वाहक के माध्यम से आवश्यक जीन का रोगी के शरीर में ट्रांसफर या प्रत्यारोपण। तो ये हमारा पहला अप्रोच है। दूसरा है जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर करते हैं स्टेम सेल में, और फिर स्टेम सेल को आप ट्रांसफर करते हैं पेशेंट्स बॉडी में। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आवश्यक जीन। जिस जीन का आपको ट्रांसफर करना है वो आपका आवश्यक जीन है। ट्रांसफर पता ही है, स्टेम सेल पता ही है, पेशेंट्स बॉडी मतलब रोगी का शरीर। तो अगर आप इसको हिंदी में भी लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख लीजिए, और इंग्लिश में भी काफी कुछ चीजें हैं। तो इसको फिनिश कीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इसके एप्लीकेशंस पे, इसकी सक्सेस स्टोरीज पे। एलिमिनेटेड सेल कहां जाएगी, ये दैट इज अ गुड क्वेश्चन। देखो, एलिमिनेटेड सेल जो शरीर के पुराने सेल होते हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो हमारे इम्यून सिस्टम में एक खास तरह के सेल होते हैं जिनको हम मैक्रोफेजेज कहते हैं। हमारे बॉडी के तमाम हिस्सों में मैक्रोफेजेज घूमते रहते हैं, और वहां पर कोई ऐसा सेल जो डिफेक्टिव है या जो डेड हो चुका है, या कई सेल जो इन्फेक्ट हो गए हैं किसी चीज से, किसी वायरस वगैरह से, तो उन सेल्स को खाने का काम मैक्रोफेजेस करते हैं। तो मैक्रोफेजेस न सिर्फ हमारे बॉडी के अनवांटेड सेल, डिफेक्टिव सेल, इन्फेक्टेड सेल, डेड सेल्स को खाने का काम करते हैं, बल्कि मैक्रोफेजेस कई तरह के बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को भी खाने का काम करते हैं, और इस तरह से हमारे टिश्यूज को वो काफी हद तक क्लियर रखते हैं। तो जो एलिमिनेटेड सेल हैं उनको मैक्रोफेजेस उस टिश्यू से हटा देंगे। ये आपने लिख लिया? अच्छा, अभी वीडियो देखते देखते ख्याल आया कि आज मेरे शर्ट का कलर और बोर्ड का कलर एकदम एक ही जैसा है। बैक नहीं हो रहा है। अब हो सकता है प्लेयर में कुछ इशू हो, डोंट वरी, बाद में देख लेना। चलो, अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। कल की क्लास की थी लास्ट तक, अगर कल की क्लास छोड़ दी होगी तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये कल की क्लास की कंटिन्यूटी है लास्ट वाले पार्ट का। चलो, अब हम आते हैं एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस और सक्सेस पे भी आते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम कहते हैं सिंगल जीन डिजीजेस। इसका मतलब है कि इन बीमारियों का आधार बस एक ही जीन का डिफेक्ट होता है, और अगर उस जीन को हमने ठीक कर दिया, उन सेल्स में, जिन सेल्स में ये जीन डिफेक्टिव हैं या जिन सेल में इस डिफेक्ट से फर्क पड़ रहा है, हो सकता है कि जीन बॉडी के सारे सेल में डिफेक्टिव हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर आपने पेरेंट्स से ये डिफेक्ट
इनहेरिट किया है तो वो जीन आपकी बॉडी के सारे सेल में डिफेक्टिव होगा। बावजूद इसके कि वो जीन आपके बॉडी के सारे सेल में डिफेक्टिव है, लेकिन उस डिफेक्ट का फर्क बॉडी के उन सेल्स में पड़ेगा जिन सेल्स को उस जीन से काम लेना है। जिन सेल्स को उस जीन से काम नहीं लेना, तो उन सेल्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एक एग्जांपल दें तो मान लो कि कोई सेल है जो लीवर का एक एंजाइम उसको बनाना है, तो उसका एक जीन होगा, लीवर के एंजाइम का जीन। वो जीन बॉडी के एक एक सेल में होगा, वो जीन बॉडी के एक एक सेल में होगा, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस कहाँ करेगा? तो लीवर के सेल में करेगा, क्योंकि वहां पे वो लीवर का एक खास एंजाइम बनाएगा, तो वो लीवर के सेल में वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा। अब अगर हम इस नजरिए से देखें कि वो लीवर के एक सेल में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो अगर इस जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करना है तो बॉडी के पूरे सेल में आप ऐसे भी उस जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपका रास्ता क्या रहता है? अब आपका रास्ता रहता है कि आप सिर्फ लिवर में उस डिफेक्ट को ठीक करने की कोशिश करिए। लिवर में आपने ठीक कर लिया तो आपने बॉडी के उस पार्ट में उस डिफेक्ट को ठीक कर लिया जहां पे उस जीन की जरूरत थी। तो जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे जीन थेरेपी के, जो जीन थेरेपी डॉक्टर्स होते हैं, वो बॉडी के उसी सेल को टारगेट करते हैं, और जीन थेरेपी सिंगल जीन डिफेक्ट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। कई सारी डिजीजेज हैं जो मल्टी जीन डिजीजेज होती हैं। मल्टी जीन डिजीजेज काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनको जीन थेरेपी के अप्रोच से अभी तक कम से कम हम ट्रीट कर पाने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं ADA SCID का, एमिनोसाइन डीएमिनेज सीवियर सेल कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये कल हमने लिखा था, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर जो दूसरी डिजीज है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तीसरी जीन कई तरह के व्हाइट ब्लड कैंसर्स, ल्यूकीमियाज। ऐसा नहीं कि सारे तरह के ल्यूकीमियाज इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई तरह के ल्यूकीमिया डेफिनेटली इससे ठीक होते हैं। फिर कलर ब्लाइंडनेस पर इस पे काम चल रहा है। कई तरह की ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स पे काम चल रहा है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स पर भी काम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ऐसी डिजीजेस हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जहां पे जीन थेरेपी काफी सक्सेसफुल रहा है, और इंडिया में भी इन्हीं डिजीजेस के ऊपर काम चल रहा है, प्लस कुछ तरह के और भी ब्लड कैंसर्स के ऊपर जीन थेरेपी में काम चल रहा है। तो ये जीन थेरेपी के एप्लीकेशंस हैं और इसकी सक्सेस स्टोरीज हैं, राइट। अब हम आते हैं इसकी लिमिटेशन पे। तो जीन थेरेपी की लिमिटेशन क्या हो सकती है? मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी कर सकते हैं कि नहीं? सारे मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूशेन्स मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी पे काम चल रहा है। तो आप कह लो कि अंडर एक्सपेरिमेंट ड्यूशेन्स मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी पे अंडर एक्सपेरिमेंट ये है। इसको आप लिख लीजिए और फिर हम इसके कंसर्न्स की बात करते हैं। ल्यूकीमिया कौन सी डिजीज है? ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर्स को कहते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस बताइए। अब डिजीज में तो जाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अगर एग्जाम पूछता तो मैं बता देते। इज इट पॉसिबल टू ट्रीट कलर ब्लाइंडनेस बाय जीन थेरेपी? एक खास तरह की कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो अब जीन थेरेपी से ट्रीट होने लग गई है, खास तौर पे अगर लाइफ के
अर्ली स्टेजेस में वो जीन थेरेपी दी जाए तो बहुत अच्छा काम करता है, और वो है एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है, व्हाइट ब्लड का कैंसर होता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर में कई लोगों को का ब्लड क्लॉट नहीं करता, और कम से कम टाइमली क्लॉट नहीं करता। अब हम इसके लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। लिमिटेशंस, सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड, ये एक जटिल प्रक्रिया है। तो जटिल प्रक्रिया होने की वजह से, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने की वजह से दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ये सीमित रूप से उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से उपलब्ध है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, दैट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर। दूसरा पॉइंट क्या है कि जहां है भी वहां पे एक्सपेंसिव है, महंगी है। तीसरा पॉइंट यह है कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, सक्सेस रेट, सक्सेस की जो चांसेस हैं वो बहुत सर्टेन नहीं है। सो अनसर्टेनिटी अबाउट सक्सेस। सेकेंड थिंग इज वायरल वेक्टर के एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो वायरल वेक्टर के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट का ये हो सकता है कि कुछ लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग एलर्जी रिएक्शन हो जाए, और एक केस में कम से कम एक पेशेंट की डेथ हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका में 3 साल के लिए जीन थेरेपी के ट्रीटमेंट पर रोक लगा दी गई थी। तो ये सारी भी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल बनती हैं कि कई लोगों को वायरस वेक्टर, जो कि ऐसे हार्मलेस बनाया हुआ है, लेकिन हार्मलेस बनाए होने के बावजूद ये देखने को मिला है कि वायरल वेक्टर से कई पेशेंट अचानक से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो जीन थेरेपी का सिस्टम है उसके सेफ्टी पर और भी काम किए जाएं। और एक जो है और लिमिटेशन वो है कि जहां अवेलेबल भी है तो अवेलेबल फॉर वेरी लिमिटेड डिजीजेस। तो ये 3 चीजें हैं जो कंसर्न्स हैं या लिमिटेशंस हैं। अब लास्ट में हम आ जाते हैं इंडिया में इसके रेगुलेशन पर, और फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। डिजीज सेल डिस्ट्रॉय कैसे होगी? डिजीज सेल की जगह नए सेल आ जाएंगे, और पुराने सेल, प्रोग्राम्ड सेलुलर डेथ नाम की एक प्रोसेस होती है टिश्यू टर्नओवर में, उन सेल्स का प्रोग्राम्ड सेलुलर डेथ हो जाता है। कैंसर जेनेटिक डिजीजेज हैं क्या? कैंसर जेनेटिक डिजीज कुछ केसेस में है, कुछ केसेस में नहीं है। जो जीन कैंसर से जुड़े हुए होते हैं उनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं।
और हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी जीन्स हैं जो कैंसर के टेंडेंसी को रोकने का काम करते हैं, उनको हम एंटी ट्यूमर जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे एंटी ट्यूमर जीन्स होते हैं, तो ये वो जीन्स होते हैं जिनकी वजह से ट्यूमर हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होता। ठीक है, और जो दूसरे जीन हैं उनको कहते हैं ऑन्कोजीन्स। तो ऑन्कोजीन्स हमारे बॉडी में नहीं होते, लेकिन उनका एक बेसिक फॉर्म हमारी बॉडी में होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। उन प्रोटो ऑन्कोजीन में अगर डिफेक्ट हो जाए तो वो ऑन्कोजीन बन जाते हैं। और ट्यूमर सप्रेसर जीन या ट्यूमर लिमिटिंग जीन जो होता है, उसका काम होता है कि बॉडी में अगर कोई सेल कैंसरस हो रहा है तो उसको कंट्रोल किया जाए। तो हमारे बॉडी में इन दोनों में से किसी एक जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब वो म्यूटेशन होगा कैसे? कई बार तो म्यूटेशन रैंडम हो जाते हैं, कई बार म्यूटेशन लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से हो जाते हैं। किस तरह की चीजें हम खा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड का रेजिड्यू कितना है, हेवी मेटल का रेजिड्यू कितना है, और हम जो पानी पी रहे हैं उसमें हेवी मेटल पेस्टिसाइड का रेजिड्यू कितना है, या हम क्या बहुत ज़्यादा धूप में घूम रहे हैं, हमारा काम ऐसा है कि हमें बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से जीन में म्यूटेशन होने की संभावना होती है। कई तरह की हम दवाएं खाते हैं जिससे कि हमारा डीएनए डैमेज होता है। एक पेट खराब होने की बहुत कॉमन दवा है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल के पैकेट पे आप पढ़ेंगे कि दिस ड्रग हैज बीन फाउंड टू बी कार्सिनोजेनिक इन माइस। चूहों में इस मेडिसिन को कैंसर कॉजिंग पाया गया है। हमारी कंट्री में पेट खराब होने की स्थिति में सबसे ज्यादा मेट्रोनिडाजोल ही प्रेस्क्राइब किया जाता है, और हमारी कंट्री में नहीं, दुनिया के तमाम कंट्रीज में, क्योंकि अभी ह्यूमंस में हमारे पास उतनी डेटा नहीं है। फिर दुनिया भर के फूड एडिटिव्स हैं जो धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि उनका भी रिलेशन कैंसर से है। कुछ तो साक्षात फूड हैं जिनका कोरिलेशन अब WHO ने बताया है कि वो कैंसर से रिलेटेड है। तो ये सारे फूड या फूड एडिटिव्स, अब जैसे अभी हाल में WHO ने बोला कि जो शुगर फ्री स्वीटनर्स होते हैं, एसिसल्फेन, एस्पार्टेम वगैरह, वो कैंसरस हो सकते हैं, वो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। तो ये वो सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के कुछ सेल में म्यूटेशन करा सकते हैं जिससे कि उनके कैंसरस होने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ साक्षात खून है। अब जैसे जब इंडिया में क्या पूरी दुनिया में जब लोग मछलियों का कंजम्पशन करते हैं तो मछलियों में ये पॉसिबल है कि नदी के पानी से मर्क्यूरी का अवशेष मछली की बॉडी में हो, और वो मर्क्यूरी का अवशेष जब हमारी बॉडी में आता है तो वो कैंसर कॉजिंग हो जाता है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल को जरा करीब से देखें तो WHO ने आज से 2 साल पहले कहा था कि रेड मीट भी कार्सिनोजेनिक हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो उनसे भी ये म्यूटेशन होता है। इसके अलावा एक खास ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जिनके इन्फेक्शन से कैंसर होने की संभावना होती है। ठीक है, तो एक है बर्किट्स लिम्फोमा वायरस। तो बर्किट्स लिम्फोमा वायरस के इन्फेक्शन से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। व्हाइट ब्लड सेल की कैंसर उनसे हो सकती है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल होगा किसका? वो एग्जाम्पल होगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हमारे बॉडी के कुछ सेल्स को एक्टिवेट करके और एक्सेसिव डिवीजन करा देता है। तो ये सारे के सारे मेन रीजंस हैं कैंसर के। तो जब हम कहते हैं ना कि ये लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से कैंसर हो गया, तो ऐसे नहीं हो गया कैंसर। वो लाइफस्टाइल फैक्टर ने कहीं ना कहीं जेनेटिक मैटर को या किसी सेलुलर प्रोसेस को अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से अब सेल अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड कर रहा है और तब वो कैंसरस हुआ है। तो ये कहानी समझ में आ गई। हालांकि ये बात कहीं और थी, लेकिन चूंकि आपने पूछा तो मैंने थोड़ा सा समझा दिया। डिस्ट्रॉफी बताइए। ठीक है प्रिया, एक लाइन में बता देते हैं। डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि हमारे मसल की शेप बिगड़ जाती है। हमारा मसल जिस तरह से बोन्स को और जॉइंट्स को मूव करता है वो कायदे से कर नहीं पाता है, तो उस व्यक्ति की पोस्चर खराब हो जाएगी, उस व्यक्ति का काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, और तरह तरह के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होते हैं। ठीक है।
चलो, अब हो गया। और इधर उधर के सवाल को मैं जानबूझ करके अभी नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, अदरवाइज हम लोग कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंडिया में इसके लिमिटेशन को लेकर के। लिमिटेशन नहीं, इंडिया में जीन थेरेपी। एशिया में नंबर 3। रिसर्च लैब के मामले में नंबर 1 पर अब चाइना चला गया है। पहले नंबर 2 पे चाइना था, नंबर 2 पर जापान है। हम लोग लगभग जापान के पास चल रहे हैं, तो हो सकता है कि 1 साल 2 साल में इंडिया जापान से आगे निकल जाए। इंडिया में मोस्ट ऑफ द लैब्स जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के साथ काम कर रहे हैं। और इन लैब्स में इंडिया में सबसे ज्यादा काम किस चीज पे चल रहा है? सबसे अधिक प्रोजेक्ट कैंसर के ऊपर है। जनसंख्या की वजह से, कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडिया में कई तरह के लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जरूरी है कि सिर्फ कैंसर के ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के लिए नहीं, बल्कि कैंसर के दूसरे न्यू ट्रीटमेंट के लिए भी हम रिसर्च करते रहें। इसलिए जीन थेरेपी के इंडिया में ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं वो कैंसर के रिसर्च में चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं रेगुलेशन को लेकर के कि इंडिया में जीन थेरेपी के लेकर रेगुलेशन क्या है। तो यहाँ पर आईसीएमआर का एक गाइडलाइन है, और ये गाइडलाइन टाइम टाइम पर रिवाइज होता है। जो लेटेस्ट रिवीजन हुआ है वो 2021 में हुआ है। उसके अंडर अभी भी जीन थेरेपी को एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट का लेवल मिला है। इसका मतलब है कि कोई भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इसको एज अ ट्रीटमेंट अभी पेशेंट के सामने नहीं प्रेजेंट करेगी। पेशेंट को ये बता करके कि ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें रिस्क हैं, तब ये अगर पेशेंट का कंसेंट होता है, पेशेंट को ये दिया जा सकता है। अदरवाइज ये पेशेंट को नहीं दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट कहने का यह भी मतलब है कि पेशेंट को इसके रिस्क की पूरी जानकारी हो। एक्सपेरिमेंट कहने का एक और फायदा है, और वो फायदा है कि एक्सपेरिमेंट कहने से पेशेंट का कम से कम फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। आप ये नहीं कह रहे कि ये ट्रीटमेंट है, ये पक्के तौर पे काम करेगा, इसलिए, और ये बड़ा एडवांस्ड है, इसलिए इतने पैसे लगेंगे। पेशेंट को आप क्लियर बताते कि एक्सपेरिमेंट है, आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तो आप इसी रास्ते पर चलें। और इस तरह से अगर पेशेंट फिर भी राजी होता है कि ठीक है हमको जीन थेरेपी चाहिए फिर भी, तो ठीक है जीन थेरेपी मिलेगा। तो टाइम टाइम पे आईसीएमआर जीन थेरेपी को लेकर के गाइडलाइन इशू करता रहा है। और जीन थेरेपी को लेकर के आईसीएमआर हमेशा की तरह आज भी क्लियर है कि जर्म लाइन जीन थेरेपी पूरी तरह से बैंड है। रेगुलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस हैं।
जिनमें लास्ट रिवीजन 2021 का है। पहला पॉइंट ये है कि सभी जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच माने गए हैं, मतलब एक प्रयोगात्मक अप्रोच माने गए हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि ऑल द जीन थेरेपी आर कंसिडर्ड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। दूसरा क्या है? फुल डिस्क्लोजर टू द पेशेंट्स, मतलब कि मरीज को पूरी जानकारी देना अनिवार्य, और तब अगर कंसेंट मिले, ठीक है, इसके बाद मरीज की सहमति लेनी भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि इसके बाद भी कंसेंट मिलना जरूरी है। इसके बाद इसको थोड़ा सा इधर मूव कर दे रहे हैं। इसके बाद any new research needs to be approved by DBT। हिंदी में इसको लिख लीजिए, इस क्षेत्र के किसी भी नए, इस क्षेत्र के लास्ट पॉइंट को हिंदी में लिख लीजिए, इस क्षेत्र के किसी भी नए प्रयोग को शुरू करने के पहले, इस क्षेत्र के किसी भी नए प्रयोग को शुरू करने के पहले डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मंजूरी अनिवार्य। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मंजूरी अनिवार्य। डीबीटी क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब है डीबीटी। और लास्ट क्या है? जीएलजीटी बैंड है। ये तो था ही बैंड, तो हमारा जीएलजीटी जो है वो बैंड था और बैंड है। तो आईसीएमआर के गाइडलाइंस की ये सारी खास बातें हैं, एंड आई थिंक कि जीन थेरेपी अब हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। डन डन डन, ठीक है। मैं जरा आप लोगों के लिए एक छोटा सा ड्राइंग बस निकाल लेता हूं। ये मेरे पास है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक बार सर्च करके निकालना पड़ेगा। सर्च करके पूरा प्रेजेंटेशन ही मिल गया आप लोगों के लिए। बस मुझे थोड़ा सा इंग्लिश में इसको डिक्टेट करना पड़ेगा।
ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राइट। बस 1 मिनट आप रुक जाएं, मुझे बस इसको प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए एक अडेप्टर की जरूरत है, मैं उसको लेकर के आता हूं। बस साथ में रखा हुआ है, बस उसको मैं लेकर आ रहा हूं, आप बस 1 मिनट रुक जाइए। चलिए वापस आ गए। आप लोग ज्यादा देर तक मुझे मिस तो नहीं कर रहे थे? अच्छा देखो, मैंने पूछा कि आप लोग ज्यादा देर तक मुझे मिस तो नहीं कर रहे थे, तो किसी ने बोल भी दिया कि नो, सही है। आ गया, हाँ क्रिस्पर आ गया। चलो क्रिस्पर की शुरुआत करते हैं। क्रिस्पर बेसिकली क्या है कि बैक्टीरिया में पाया जाता है क्रिस्पर का सिस्टम, और ये एक ऐसा सिस्टम है जो बैक्टीरिया के नेचुरल डिफेंस में कंट्रीब्यूट करता है। बैक्टीरिया के नेचुरल डिफेंस में कंट्रीब्यूट करने से मतलब है कि जब बैक्टीरिया पर वायरसेस अटैक करते हैं तो क्रिस्पर उस सिस्टम में उसके वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए क्रिस्पर का सिस्टम बैक्टीरिया यूज करता है। बट एट द सेम टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि क्रिस्पर के पूरे सिस्टम को आप बैक्टीरिया के सेल से बाहर निकाल सकते हैं, और फिर क्रिस्पर के सिस्टम को आप मॉडिफाई करके जीन एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि जीन को आप ट्रांसफर कैसे करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप जीन को ट्रांसफर कैसे करते हैं, लेकिन क्रिस्पर में जीन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो जीन है जहां पे है उसी जीन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जीन को मॉडिफाई करने के लिए क्रिस्पर के सिस्टम में 2 चीजें चाहिए। पहला, जो जीन को मॉडिफाई करेगा, जो कि एक एंजाइम होगा जो जीन को कट करेगा और नई न्यूक्लियोटाइड वहां पर दे देगा, जिससे कि वो जीन मॉडिफाई हो गया। और दूसरा, एक सिस्टम जो उसको वहां पर ले जाएगा, उस एंजाइम को वहां पर ले जाने का काम करेगा, जिसको हम कहते हैं गाइड आरएनए। तो गाइड आरएनए बेसिकली उस एंजाइम को वहां पर ले जाएगा, और जो एंजाइम है वहां पे वो गाइड आरएनए के बताए हिसाब से वहां पे जीन की एडिटिंग कर देगा। तो ये बेसिकली क्रिस्पर का सिस्टम है। क्रिस्पर के सिस्टम को लेकर के इतना ज्यादा एक्साइटमेंट बस इस वजह से है कि क्रिस्पर के सिस्टम में आप ये पाते हैं कि ये सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है जीन ट्रांसफर के कंपैरिजन में। कहीं कोई फॉरेन जीन ट्रांसफर नहीं करना होता, बावजूद उसके आप वो जेनेटिक चेंजेस कर लेते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो लोगों को जो डर लगता है कि कोई फॉरेन जीन, बैक्टीरिया का जीन प्लांट में डाला गया, अब इसको हम यूज करें ना करें, तो अगर प्लांट के ही जीन को अगर आप एडिट करते हैं तो वो डर जाता रहेगा। दूसरा क्या है कि ये बड़ा एक्यूरेट प्रोसेस है, तो यहाँ पे जो आप जीन के नेचर को चेंज करिएगा तो वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ किसी भी अनडिजायरेबल इफेक्ट के बगैर आ जाएगा। तीसरी बात क्या है कि इसको आप प्लांट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, मवेशी की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए तो कर ही सकते हैं। एक वक्त आएगा कि जब जीन थेरेपी में आपको जीन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली जीन को एडिट कर देंगे वहीं पर जहां पे जीन में डिफेक्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्रिस्पर से कुछ और स्पीसीज के डीएनए को एडिट करके और उस स्पीसीज को इनएक्टिव बना सकते हैं। इस तरीके से क्रिस्पर से हम ऑलरेडी एडीज मस्कीटो पर हम जीत पाने की कोशिश कर रहे हैं कि एडीज मस्कीटो को इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए।
तो धीरे 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 क्या होगा कि एडीज मॉस्किटो कम होते चले जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो अगर एडीज मॉस्किटो हट गए, खत्म हो गए, तो क्या आप समझते हैं डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस, वेस्ट नाइल फीवर, इन सब से आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इन सारे वायरल डिजीजेस का वेक्टर एडीज मॉस्किटो होता है। तो क्रिस्पर के ये सारे एप्लीकेशन हैं। क्रिस्पर एक नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसको लेकर के अभी काफी एक्साइटमेंट है, लेकिन नई होने के बावजूद बहुत कम वक्त में क्रिस्पर एक काफी मैच्योर टेक्नोलॉजी बन के उभरी है। तो क्रिस्पर के बारे में कुछ बेसिक्स अब हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि क्रिस्पर जो है बेसिकली एक तरह का आरएनए है। मैं इसको इंग्लिश में डिक्टेट कर दूंगा, हिंदी में लिखा हुआ है। तो क्रिस्पर बेसिकली एक तरह का आरएनए है और इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, और यह प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में पाए जाने वाली एक सिस्टम है और ये आक्रामक विषाणुओं पर नियंत्रण पाते हैं और इसमें आप चेंज करके जीन संपादन की प्रणाली को विकसित करते हैं। तो ये तीन चीजें क्रिस्पर के बारे में जानना जरूरी है। पहले आप सारे लोग जो हिंदी वाले हैं डायरेक्टली इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं पहले क्रिस्पर के साथ ये इंग्लिश वाला नाम लिखें, और हिंदी वाले बच्चे भी यही नाम लिखेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में, और उसके नीचे क्या लिखना है वो आप यहाँ लिख रहे हैं। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं ये डिक्टेट कर रहा हूं और आप लिखिए। यहां से मेरा पॉइंट नंबर 1 शुरू होगा, ये वाला। बेसिकली अ टाइप ऑफ आरएनए, पहला पॉइंट है बेसिकली अ टाइप ऑफ आरएनए। हाँ, लिखते चलिए आप लोग, क्योंकि ज्यादा यहां पे लिखना है नहीं, तो लिखते चलिए। बेसिकली अ टाइप ऑफ आरएनए। अब ये वाला पॉइंट, इट इज प्रेजेंट नेचुरली इन बैक्टीरिया। इट इज प्रेजेंट नेचुरली इन बैक्टीरिया। अगला पॉइंट, using this system, the bacteria control, using this system, the bacteria control the attacking viruses. The bacteria control the attacking viruses. The bacteria control attacking viruses. अगला लिखिएगा। अगला लिखिएगा। By changing this system, a technique for gene editing, by changing this system, a technique for gene editing can be developed, or technique for gene editing can be developed. और टेक्निक फॉर जीन एडिटिंग कैन बी डेवलप्ड। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों ने ये लिख लिया होगा, इंग्लिश वाले बच्चों ने ये डिक्टेशन जो मैंने इंग्लिश में दिया वो लिख लिया होगा, है ना। और देखिए आप लोग, कुछ आप में से कई लोग कितने टैलेंटेड हैं कि मैं जो डिक्टेट कर रहा था वो भी लिख रहे थे, बोर्ड वाला भी लिख रहे थे और आपस में बात भी कर रहे थे। मतलब मैं हमेशा ये प्रेयर करता हूं कि इतना टैलेंट मुझ में भी आ जाए। चलिए, अब क्या है कि इस जीन संपादन प्रणाली के दो हिस्से हैं। सो देयर आर 2 पार्ट्स। ठीक है,
two parts of this gene editing सिस्टम। गाइड आरएनए जिसको कहते हैं क्रिस्पर, करेक्ट, और दूसरा Cas9 एंजाइम। एंजाइम का मतलब एक अभिप्रेरक, कैस का मतलब है क्रिस्पर एसोसिएटेड। तो कैस क्या करता है? जीन की एडिटिंग करता है। कैरीज आउट जीन एडिटिंग। और ये क्या है? इट टेक्स Cas9 to target DNA sequence। लक्षित डीएनए अनुक्रम तक Cas9 को या Cas9 का दिशा निर्देश कि उसको वहां ले जाएगा उस डीएनए के सीक्वेंस तक जिसको कि एडिट किया जाना है। कैस के बाद 9 लिखा हुआ है, Cas9। ठीक है, और यहां पे बस इतना लिखा हुआ है कि लक्षित डीएनए अनुक्रम तक Cas9 का दिशा निर्देश। मैंने रीड आउट कर दिया, ठीक है। इंग्लिश में है टेक्स Cas9 टू टारगेट डीएनए सीक्वेंस, हिंदी में लिखा हुआ है लक्षित डीएनए अनुक्रम तक Cas9 का दिशा निर्देश। कैस क्या है? कैस एक एंजाइम है। कैस नाम इसलिए है क्योंकि यह है क्रिस्पर एसोसिएटेड। सो एसोसिएटेड का AS ले लिया और क्रिस्पर का C ले लिया, और ये वो एंजाइम है जो जीन की एडिटिंग करेगा, वो जीन के लोकेशन पे जाकर के जीन को चेंज करने का काम करेगा। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपने लिख लिया, ये पार्ट आपका क्लियर है। तीसरा जो है वो है हमारा ये वाला पार्ट। ये देखो, तो ये है हमारा टारगेट डीएनए जो ब्लू कलर में है। ठीक है, ये है हमारा टारगेट डीएनए और ये है गाइड आरएनए। ये जो है वो गाइड आरएनए है। गाइड आरएनए को आप चेंज कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं गाइड आरएनए का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, और इस सीक्वेंस के चेंज होने से जिस सीक्वेंस को आप टारगेट करेंगे, डीएनए के जिस हिस्से को आप टारगेट करेंगे, वो भी चेंज होता रहेगा। तो बेसिकली गाइड आरएनए का काम इतना ही होता है, बेसिकली गाइड आरएनए का काम इतना ही होता है कि गाइड आरएनए जो है वो डीएनए हमारे क्रिस्पर को, पूरे सिस्टम को अपने टारगेट सीक्वेंस तक ले जाए। लेकिन जो पूरा का पूरा क्रिस्पर होता है उसका एक कोर हिस्सा भी होता है जिसको बदलने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट, ये है क्रिस्पर का कोर भाग। क्रिस्पर के कोर भाग की भूमिका यह है कि इसके साथ ये बड़े वाला जो स्काई ब्लू कलर का पूरा कैस एंजाइम है, ये वाला, ये ऐसे, तो ये पूरा का पूरा एंजाइम
इसी क्रिस्पर के कोर हिस्से से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये जो हमारा गाइड आरएनए का सीक्वेंस है, ये गाइड आरएनए के सीक्वेंस को आप चेंज करके अलग अलग टारगेट तक ले जा सकते हैं। एक बार एकदम जल्दी जल्दी ये डायग्राम को थोड़ा रफ तरीके से लेकिन बना लीजिए कि आपका क्लास नोट पूरा हो जाए। एक सेकंड के लिए हम हट जा रहे हैं आपके सामने से, सो दैट कि आप इसको जल्दी से बना लें। आप लोगों का चैट भाग गया, चलो इसको मैं ठीक कर लेता हूं। आ गया फिर से चैट। ये डन हो गया। अच्छा सर साइड, अरे कब से तुम साइड में ही थे? ठीक है, एक बार और समझा दीजिएगा। अभी देखो, अगला स्लाइड वही है, बस हम यहां पे पैम का पूरा नाम लिख रहे हैं। पैम, ये रहा पैम। प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ। तो हमारा ये जो गाइड आरएनए है वो थोड़ी हेल्प इस आसपास के डीएनए की भी लेता है। ये पैम जो है ये आसपास का डीएनए है। हमारा मेन डीएनए जिसको कि एडिट करना है वो ये वाला पार्ट है, लेकिन इसके पास के डीएनए को भी स्टडी करता है ताकि बिल्कुल सही जगह पे ये कैस को लेकर के जाए। तो एक बार और समझा देते हैं और उसके बाद इसका एक फ्लो चार्ट है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक आरएनए है, इस आरएनए को हम क्रिस्पर कहते हैं। इस आरएनए के दो पार्ट हैं। पहला वाला पार्ट है कोर हिस्सा। कोर हिस्से को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये कोर हिस्से के साथ हमारा ये पूरा का पूरा जो एंजाइम है, ये है हमारा एंजाइम। ये जो पूरा स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है ये है एंजाइम। तो हमारा पूरा का पूरा एंजाइम इस कोर हिस्से के साथ ही अटैच होता है, तो इसलिए ये कोर हिस्सा आप चेंज नहीं करते। ये वो एंजाइम है जो डीएनए को एडिट करने का काम करेगा, लेकिन उस डीएनए तक इसको ले कौन जाएगा? जिस डीएनए को एडिट करना है उस डीएनए तक इसको ले जाएगा ये गाइड आरएनए। गाइड आरएनए को आप बड़े आराम से एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप गाइड आरएनए देंगे वैसे वैसे वो डीएनए सीक्वेंस तक लेके जाएगा। ठीक है, तो गाइड आरएनए बेसिकली काम ये करता है कि वो हमारे पूरे क्रिस्पर के सिस्टम को उसके टारगेट डीएनए तक ले जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये एंजाइम उस पर काम करते हैं। पैम क्या है? पैम जो है ये हमारे मेन टारगेट डीएनए के आसपास के सीक्वेंस होते हैं जिनकी हेल्प से हमारा गाइड आरएनए अपने आप को सही प्लेस कर पाता है कि अच्छा यहीं पर हमें अटैच होना है और यहीं पर हमें जीन की एडिटिंग करानी है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा क्रिस्पर का सिस्टम। ये ड्राइंग अब आप लोगों ने बना लिया है और ये रहा इसके काम करने का तरीका। हिंदी वाले बच्चे इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हम डिक्टेट करेंगे, लेकिन पहले हम आपको समझा दें। काम करने का तरीका यह है कि क्रिस्पर cas9 का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। क्रिस्पर और cas9 दोनों एक दूसरे से अटैच करके एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके बाद गाइड आरएनए की हेल्प से वो डीएनए के उस हिस्से को रिकॉग्नाइज करते हैं और उससे अटैच होते हैं जिसका एडिटिंग करना है, और उसके बाद अटैच होने में पैम सीक्वेंसेस की भी भूमिका होती है। और उसके बाद cas9 के द्वारा
गाइड आरएनए के निर्देशानुसार एडिटिंग की जा सकती है। तो गाइड आरएनए न सिर्फ उसको अपने लोकेशन पे ले जाएगा, बल्कि ये भी बताएगा कि ये एडिट करके बनाना क्या है उसको। तो ये गाइड आरएनए का काम होता है। इंग्लिश में अब हम डिक्टेट कर दे रहे हैं और स्क्रीन के सामने से हट जाते हैं। हिंदी वाले बच्चे डायरेक्ट यहां से लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे मेरे डिक्टेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको लिखना शुरू कीजिए। मैं स्क्रीन के सामने से हटा हुआ हूं सो दैट कि आपको लिखने में परेशानी ना हो। मेथड ऑफ वर्किंग। मेथड ऑफ वर्किंग। A complex is formed between CRISPR and Cas9. Between CRISPR and Cas9. Second, with help of guide RNA, with help of guide RNA, the entire system recognizes that part of DNA which is to be edited. Recognizes that part of DNA which is to be edited. Third point. As guided by the guide RNA, the target DNA is edited. The target DNA is edited. अब लास्ट में CRISPR applications and benefits. CRISPR के applications and benefits क्या हैं? Benefits, इसके लाभ क्या हैं? फर्स्ट है जीन ट्रांसफर की तुलना में ये सिंपल है, ये ज्यादा सुरक्षित है, इसकी सक्सेस रेट अधिक है। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो है ही कि जीन ट्रांसफर के कंपैरिजन में ये सिंपलर है, ये सुरक्षित है और इसका सक्सेस रेट भी ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहीं ज्यादा एक्यूरेट है।
ठीक है, इसका मतलब है कि अपने टारगेट को बिल्कुल सही तरीके से जहां पे करना है, जितना करना है उतना ही एडिट करता है। तो ये हमारा सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा, बेहतर कंट्रोल और अनवांटेड इफेक्ट जो होते हैं उनसे आपकी सुरक्षा रहती है। इंग्लिश में डिक्टेट कर देते हैं, कंपेयर टू जीन ट्रांसफर, सिंपलर, सेफर, हायर सक्सेस रेट्स, बेटर कंट्रोल, फ्रीडम फ्रॉम अनवांटेड इफेक्ट्स। तो जीन ट्रांसफर के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू जीन ट्रांसफर, इंग्लिश में बोल रहा हूं, अगर आप इसको लिख लें जल्दी से, इन कंपैरिजन टू जीन ट्रांसफर, सिंपलर, सेफर, हायर सक्सेस रेट, बेटर कंट्रोल, फ्रीडम फ्रॉम अनवांटेड इफेक्ट्स। आई थिंक कि ये वाला पार्ट क्लियर है अब आपका। नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्वियसली एप्लीकेशंस। तीन मेजर एप्लीकेशंस देखे जा रहे हैं यहां पे। पहला, डेवलपिंग सुपीरियर वैरायटी कैटल, सुपीरियर वैरायटी इज उन्नत नस्ल। ठीक है, तो मवेशियों की उन्नत नस्लों का विकास, और इसी तरह से डेवलपिंग सुपीरियर वैरायटी क्रॉप्स, मतलब फसल की उन्नत नस्लों का विकास। थर्ड इज जीन थेरेपी में इसका इस्तेमाल हो सकता है। राइट, तो ये है इसके मेजर एप्लीकेशन। अदर एप्लीकेशंस में पहला है वेक्टर कंट्रोल, रोगवाहक कीटाणुओं पर नियंत्रण। ठीक है, दूसरा है एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल, कीटों पर नियंत्रण, जो कि काफी सारी फसलों पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। तो इन सब के रिप्रोडक्शन को हार्म करने के लिए यहाँ पर क्रिस्पर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि इस तरह से तो हम एक एक करके स्पीसीज को मिटाते चले जाएंगे, जिस स्पीसीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं है या जिस स्पीसीज से हमें थोड़ा भी नुकसान होता है तो उस स्पीसीज की तो खैर नहीं। तो कुछ हद तक ये माना भी जा सकता है कि हाँ, उस स्पीसीज की खैर नहीं, लेकिन
अभी तक किसी ने यह भी तो नहीं ढूंढ निकाला है कि एडिस मस्कीटो के फायदे क्या हैं। तो जब किसी ने ढूंढ ही नहीं निकाला है कि एडिस मस्कीटो के फायदे क्या हैं, तो ठीक है, सो बी इट, ठीक है ना। तो चलो अब आप लोग इसको लिख लो, और ये हमारा क्रिस्पर का टेक्नोलॉजी जो है वो यहां पे फिनिश होता है। डन। चलो अब हम लोग आ गए वैक्सीन पर। ठीक है, तो वैक्सीन डेवलपमेंट के टॉपिक को समझने के पहले हम 5 मिनट में जरा वैक्सीन को समझने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। तो बेसिकली वैक्सीन कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो आपके बॉडी में अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें, ज्यादातर इंजेक्शन के जरिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इंजेक्शन के ही जरिए। कुछ वैक्सीन को, जैसे पोलियो ड्रॉप को हम मुंह में 2 ड्रॉप दे देते हैं तो वो पोलियो ड्रॉप का वैक्सीन चला गया। वैसे ज्यादातर वैक्सीन नो डाउट वो इंजेक्टेबल वैक्सीन होते हैं। तो वैक्सीन उस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो अगर आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाएं तो किसी पैथोजन के खिलाफ, किसी रोग कारक एजेंट के खिलाफ आपका बॉडी पहले से तैयार हो जाता है। और उसका नतीजा ये होता है कि जब इन फ्यूचर आपका बॉडी उस एक्चुअल पैथोजन से एक्सपोज होता है, जब वो एक्चुअल पैथोजन आपके बॉडी में आता है तो आपका बॉडी पहले से तैयारी करके बैठा है, क्योंकि आपने बॉडी को वैक्सीन के थ्रू तैयार कर दिया था। तो इसलिए आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने आप को प्रिपेयर करके बैठा है। उस पैथोजन के आते ही आपका इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा और पैथोजन को ज्यादा संभावना यही है कि वो कंट्रोल कर लेगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहां पे वो पैथोजन को नहीं भी कंट्रोल कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी का है, एज की वजह से, किसी क्रॉनिक डिजीज की वजह से, किसी क्रॉनिक तरीके से चल रहे मेडिसिन की वजह से, हाल में हुए किसी बीमारी की वजह से, हाल में हुए किसी ऑपरेशन की वजह से, कई रीजन ऐसे होते हैं जहां पे पर्सन की इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को अगर किसी डिजीज के लिए वैक्सीनेट किया जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम रेडी रहता है और एक्चुअल पैथोजन के एक्सपोजर पे इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से एडिक्वेट रिस्पॉन्स देता है। एडिक्वेट का मतलब समुचित रिस्पॉन्स देता है और बॉडी उस पैथोजन पर टाइमली कंट्रोल पा लेता है। वो पैथोजन आपको या तो डिजीज नहीं कॉज करेगा, या वो पैथोजन अगर डिजीज कॉज भी करेगा तो माइल्ड डिजीज कॉज करेगा, वो सीरियस डिजीज नहीं बनता। इन्फेक्शन से बचाव का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन ही है। वैक्सीन और एंटीबायोटिक, इन दो चीजों के इजाद के पहले एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 40 साल की होती थी। वैक्सीन और एंटीबायोटिक के डेवलपमेंट के बाद और दुनिया में इसके इजी अवेलेबिलिटी के सुनिश्चित होने के बाद लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली गई एक एक करके उन कंट्रीज में जहां पर वैक्सीन और एंटीबायोटिक को टाइमली अपनाया गया। आज भी दुनिया में जिन हिस्सों में सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये वो हिस्से हैं दुनिया के जहां पर आप पाते हैं कि वैक्सीन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, या वहां के कल्चर में वैक्सीन को उस तरह से स्वीकृति नहीं मिली है। इसी तरह से एंटीबायोटिक जहां पर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर भी आप देखिएगा कि ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम पाई जाती है उन कंट्रीज में या कंट्री के उन हिस्सों में। तो वैक्सीन दैट वे ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के मामले में
उनका बहुत 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 बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसमें कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो वैक्सीन के बारे में ये बेसिक तो समझ लिए। अब समझने की जरूरत क्या है मेनली हमें, कि वैक्सीन काम कैसे करते हैं। ठीक है कि वैक्सीन आपके बॉडी में आया तो आपकी बॉडी तैयार हो गई, लेकिन तैयार हो गई का मतलब क्या है, हमारे बॉडी में क्या तैयार हो जाता है। तो कोविड के दौरान बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप वैक्सीन आपके बॉडी में एंटीबॉडी बना देते हैं और वो एंटीबॉडी इंतजार करते रहता है कोविड वायरस का, वगैरह वगैरह। कुछ हद तक सही है, लेकिन क्या सिर्फ एंटीबॉडी बन जाने से आपका बॉडी कोविड के लिए आगे लंबे वक्त तक तैयार रहेगा? आंसर इज नो। आपका बॉडी लंबे वक्त तक तैयार नहीं रहेगा। आपके बॉडी को तैयार रखने के लिए सिर्फ एंटीबॉडी बनाने से बात नहीं बनेगी। आपके बॉडी को तैयार रखने के लिए कुछ खास तरीके के सेल्स को क्रिएट करना होगा, और वो सेल फिर इंतजार करते हैं उस वायरस का। ठीक है, तो उसके लिए अब ये समझना जरूरी है कि क्या होता है जब हमारे बॉडी में किसी पैथोजन का अटैक होता है। वो पैथोजन बैक्टीरिया हो सकता है, वो पैथोजन कोई वायरस हो सकता है। तो क्या होता है जब हमारे बॉडी में किसी पैथोजन का अटैक होता है, तो और वहां से हम समझेंगे कि वैक्सीन काम कैसे करते हैं, और फिर हम उसको बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे और हम समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी किस किस तरीके के वैक्सीन को बना पाता है। ठीक है, चलो आप लोग थोड़ा सा, मैं चैट देख रहा था कि कुछ क्वेश्चन वगैरह तो नहीं चल रहा है, लेकिन इधर उधर की बातें ही ज्यादा चलती हैं। ठीक है, चलो। पैथोजन किसी भी ऐसे एजेंट को कहते हैं, किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिससे डिजीज होता है। तो आप सिंपल तरीके से अगर पैथोजन को परिभाषित करना चाहो तो आप रोगाणु कह सकते हो पैथोजेंस को। ठीक है, तो वैक्सीन डेवलपमेंट के पहले हम आ जाते हैं कि हमारे बॉडी का नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। सामान्य जो प्रतिरक्षण की प्रक्रिया है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले शुरू होता है पैथोजन का शरीर में प्रवेश से। ठीक है, अगर कोई पैथोजन शरीर में प्रवेश कर गया तो इसका मतलब है कि उसने शरीर के पहले बैरियर को क्रॉस कर लिया। हमारे नाक में म्यूकस होता है। म्यूकस का काम होता है कि पैथोजन अगर आ रहा है तो उसको वहीं पे म्यूकस में उलझा के रख देना कि वो पैथोजन हमारे लंग तक नहीं पहुंच पाए। इसी तरह से नाक में बाल होते हैं जो बचपन में हम पढ़ते हैं। हमारा स्किन इंटैक्ट होता है, अगर स्किन कहीं कट जाए तो इन्फेक्शन के शरीर में हमारे ब्लड में जाने की संभावना होती है, लेकिन अगर स्किन इंटैक्ट है तो इसके जरिए इन्फेक्शन फिर हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाता है। इसी तरह से हमारे मुंह में सलाइवा होता है, उससे भी बड़े सारे जो पैथोजन हो सकते हैं वो किल हो जाते हैं। फिर हमारे स्टमक में, हमारे अमाशय में एसिड होता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और वो बड़ा स्ट्रांगली एसिडिक होता है, तो बाकी पैथोजन वहां पे एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर हम अगर देखें तो हमारे आंखों में टीयर्स की एक पतली सी लेयर होती है। टीयर्स में लाइसोजाइम होते हैं, और लाइसोजाइम बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक कर सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे बॉडी में बड़े सारे फर्स्ट बैरियर बने हुए हैं अलग अलग हिस्सों में, म्यूकस के जरिए, सलाइवा के जरिए, टीयर के जरिए, स्किन के जरिए। लेकिन अगर बावजूद इन सारे बैरियर के बॉडी में कोई अगर पैथोजन पहुंच गया तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट बैरियर को क्रॉस कर गया है।
तो शरीर में पैथोजन का प्रवेश, एंट्री ऑफ द पैथोजन इनटू द बॉडी, एंट्री ऑफ द पैथोजन इनटू द बॉडी। उसके बाद क्या होता है, इम्यून सिस्टम के द्वारा पैथोजन की पहचान, recognition of the pathogen by the immune system। ठीक है, इसके बाद इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन होती है। ये जब स्टेप हो जाएगा कि जब पैथोजन को पहचान लिया गया तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, फिर कई सारे सेल जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें से एक खास तरीके का सेल है जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं या एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स को थोड़ा हेल्प करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन के बाद एंटीबॉडी बनने का काम शुरू हो जाता है। एंटीबॉडी इस पैथोजन को बाइंड करके और इनएक्टिवेट कर देते हैं, और इनएक्टिवेटेड पैथोजन को मैक्रोफेजेस खा करके उनका सफाया कर देते हैं। यह सब तब होगा जब आपका बॉडी उस पैथोजन से निपट पाने के लिए सक्षम है। कई मामलों में ये नहीं होता, इसलिए हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है या एंटीवायरल की जरूरत पड़ती है। अगर आपका बॉडी पैथोजन को बाइंड करके और पैथोजन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, तभी आपको एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे कि सर ज्यादातर बैक्टीरिया और वायरस से तो डिजीज हो ही जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? आपको यह जानना चाहिए कि बहुत थोड़े से वायरस और बैक्टीरिया हैं जो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। वायरस और बैक्टीरिया का जो हमारा टोटल एक्सपोजर है, उस टोटल एक्सपोजर का महज 2 to 3% हम जितने वायरसेज, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस के स्पोर से एक्सपोज होते हैं, उसके महज 2 से 3% ऐसे हैं जो हमको डिजीज कॉज कर पाते हैं, जिनको हमारा बॉडी नहीं पहचान पाता और इम्यून सिस्टम के जरिए उनको हैंडल नहीं कर पाता। बाकी सबसे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ करके और अपने आप को रेडी कर लेता है। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं कि आपकी लाइफ में एक ही बार होता है, क्योंकि उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को याद रखता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें तो चिकन पॉक्स आपको लाइफ में एक ही बार होता है, उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम रेडी हो जाता है उसके लिए। अगर हो गया है तो निश्चिंत रहें कि आपको दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा। अगर चिकन पॉक्स का वायरस आपके बॉडी में जाता भी है, जो कि जाएगा अगर अनजाने में आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको चिकन पॉक्स है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए तैयार रहेगा। राइट, तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब इसके बाद हम तीसरे स्टेप पर आते हैं। ये सेकंड स्टेप है, अब तीसरा स्टेप। एक्टिवेशन ऑफ immune system cells। immune system की कोशिकाओं का सक्रिय होना। और ये जो खास कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं बी सेल,
टी सेल और मैक्रोफेजेस। अगर हम बी सेल की बात कर लें तो हमारा जो बी सेल है वो एंटीबॉडी बनाता है, टी सेल इन्फेक्टेड सेल्स को मारता है, और दूसरे तरह के टी सेल्स होते हैं जो बी सेल की मदद करते हैं, ठीक है। और मैक्रोफेजेस डेड सेल्स और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस को खा जाते हैं, और इन सबसे बॉडी आपके पैथोजन पर नियंत्रण पा लेता है। नियंत्रण नहीं पाने के सिचुएशन में क्या होता है कि आपको एंटीबायोटिक या दूसरी दवाओं की, एंटीवायरल वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज वही होगा। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमारे जो बी सेल एक्टिव हुए तो पैथोजन के जाने के बाद क्या होता है इन बी सेल्स का, तो पैथोजन के जाने के बाद ज्यादातर बी सेल खत्म हो जाते हैं, मींस वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। लेकिन थोड़े से बी सेल जिन्होंने उस खास तरीके के एंटीबॉडीज को बनाया था, वो थोड़े से बी सेल्स को बचा के रख लिया जाता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक नॉर्मल फंक्शनिंग है, और उसको हम कहते हैं मेमोरी सेल। और ये मेमोरी सेल्स हमारे बॉडी में बहुत लंबे वक्त तक, मैं नहीं कहूंगा कि हर केस में ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं, लेकिन ये मेमोरी सेल हमारे बॉडी में बहुत लंबे वक्त तक बने रहते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर सेम पैथोजन का अटैक होता है तो ये मेमोरी सेल्स उनको पहचानने में बिल्कुल ना तो गलती करेंगे ना देर करेंगे, और जैसे ही उसको पहचाना, मेमोरी सेल से नए बी सेल्स बनते हैं, और मेमोरी सेल्स टी सेल और मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कर देता है। तो अब की बार पैथोजन के प्रति जो रिस्पॉन्स होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा और फास्टर होगा। इसलिए सेकेंड इन्फेक्शन में पैथोजन थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और हमारी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग पड़ जाती है। तो मेमोरी सेल्स वो चीज है जो आपके बॉडी को सेकेंड एक्सपोजर से सुरक्षित रखता है काफी हद तक। और वैक्सीन्स का काम होता है कि आपके बॉडी में पैथोजन का परिचय करा के मेमोरी सेल्स बनवा के छोड़ देना, कि वो मेमोरी सेल्स नेक्स्ट टाइम जब रियल पैथोजन आएगा तो आपका मेमोरी सेल का सिस्टम उस पैथोजन के प्रति तैयार है, और इमीडिएटली आप उस पैथोजन के प्रति रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आप ये लिख लीजिए, एक बार डन बोल दीजिए, तो फिर मैं अब इसको आगे चलता हूं। डन, वेरी नाइस। उसके बाद पैथोजन पर नियंत्रण, और यदि प्रभावी नियंत्रण ना हो पाए तो क्या होगा, तब मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, राइट। पैथोजन पर नियंत्रण। उसके बाद
दो चीजें होती हैं, एक्टिवेटेड सेल्स की डेथ, जो बी सेल्स थे, टी सेल्स थे और मैक्रोफेजेस थे, तो उनकी डेथ हो जाएगी। पहला तो ये है। और दूसरा मामला ये है, कुछ बी सेल्स मेमोरी सेल्स के रूप में बचा दिए जाते हैं। सम बी सेल्स आर सेव्ड एज मेमोरी सेल्स, इंग्लिश में लिख लीजिए, सम मेमोरी सेल्स आर सेव्ड एज मेमोरी सेल्स। डन। अब रोल ऑफ मेमोरी सेल्स। भविष्य में किसी पैथोजन के पुनः आक्रमण की स्थिति में बी सेल, टी सेल और मैक्रोफेजेस का तेज प्लस प्रभावी एक्टिवेशन, जिससे पैथोजन पर लगभग पूरा नियंत्रण पा लिया जाता है कम ही समय में। ठीक है, तो मेमोरी सेल का काम ये होता है। ठीक है, तो हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए यहां पे है, इंग्लिश के लिए मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूं। रोल ऑफ मेमोरी सेल इन फ्यूचर, इंग्लिश में, in future if the same pathogen in future if the same pathogen attacks the person, the same pathogen attacks the person, the memory cells will quickly and strongly, the memory cells will quickly and strongly activate, will quickly and strongly activate the other immune cells, activate the other immune cells.
the other immune cells, thereby controlling the pathogen, effectively, thereby controlling the pathogen effectively. Controlling the pathogen effectively. अदर पैथोजन बिल्कुल आ जाएंगे. चलो अब पर्पस ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन के दो पर्पस हैं. पहला, थोड़े समय के लिए एंटीबॉडी का निर्माण, जिससे कि पैथोजन इनएक्टिवेट होंगे. तो उस खास पैथोजन के लिए एंटीबॉडी का निर्माण थोड़े समय के लिए. और जो दूसरा पर्पस है इसका, दूसरा पर्पस है लंबे समय के लिए मेमोरी सेल्स का निर्माण. ठीक है, लंबे समय के लिए मेमोरी सेल्स का निर्माण. ठीक है, तो वैक्सीन के ये हमारे दो पर्पस हो गए. पहला कि जब भी वैक्सीन मिलेगा तो वैक्सीन में जो भी पैथोजन होता है, या तो उस पूरे के पूरे पैथोजन को इनएक्टिवेट करके, और अगर इनएक्टिवेट नहीं भी करते हैं तो पैथोजन के एक छोटे से टुकड़े से आपके बॉडी को परिचित कराया जाता है, ताकि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए. और अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो उसमें एंटीबॉडी बनेगी. लेकिन एंटीबॉडी की ज्यादा लाइफ नहीं होती. आप चाहे जितनी मर्जी एंटीबॉडी बना लो, एक साल में उसका लेवल फिर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी कितनी देर तक फ्लोट करेगा आपकी ब्लड में. उसके बाद धीरे धीरे ये एंटीबॉडीज खत्म हो जाते हैं. लेकिन मेमोरी सेल बहुत लंबे वक्त तक आपके बॉडी में बचे रहते हैं. तो नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्फेक्शन में ये मेमोरी सेल्स पहले एक्टिवेट होंगे, फिर दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, जो प्रोसेस हमने देख लिया है. तो वैक्सीन का पर्पस होता है कि आपके बॉडी को इनएक्टिव पैथोजन से, डेड पैथोजन से, पैथोजन के किसी छोटे टुकड़े से, या पैथोजन के द्वारा रिलीज किए गए किसी टॉक्सिन के छोटे से टुकड़े से, या फिर पैथोजन के किसी जीन के जरिए आपके बॉडी में प्रोटीन बनवा करके उससे आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को परिचित कराया जाए. इम्यून सिस्टम उसको देखते ही एक फॉरेन बॉडी समझेगा और एक्टिव हो जाएगा. एक्टिव होगा तो एंटीबॉडी बनाएगा और मेमोरी सेल बनाएगा. एंटीबॉडी से तकरीबन 1 साल तक प्रोटेक्शन रहेगी, और उसके बाद मेमोरी सेल्स आपके पास बने रहेंगे. अभी ये नहीं पता कि कोरोना के मेमोरी सेल कब तक बने रहते हैं. अभी तो जितने लोगों ने वैक्सीन और बूस्टर लिया है, उन सारे लोगों के बॉडी में मेमोरी सेल्स की संख्या अच्छी खासी है. लेकिन इट रिमेन्स टू बी सीन कि ये कब तक रहता है. ठीक है, तो वैक्सीन के दो पर्पस होते हैं. थोड़े समय के लिए एंटीबॉडी का निर्माण, और लंबे समय के लिए मेमोरी सेल्स का निर्माण. ठीक है ना. अब अच्छा, अगली क्लास तो आप लोग की 1 बजे से है ना, तो हम लोग 13-14 मिनट और क्लास कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. अब वैक्सीन कैसे काम करते हैं, हाउ डू द वैक्सीन्स वर्क. सबसे पहले
शरीर में पैथोजन या उसके किसी हिस्से का ऐसा एक्सपोजर जिससे व्यक्ति बीमार ना हो, बीमार नहीं हो, लेकिन व्यक्ति का इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाए। ठीक है, और अगर इम्यून सिस्टम सक्रिय हो गया तो दो चीजें होंगी। पहला, एंटीबॉडी का निर्माण, और दूसरा मेमोरी सेल्स का निर्माण। यह है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन। अगर वैक्सीन के 1 साल के अंदर अगर कुछ पैथोजन आएगा तो एंटीबॉडी उससे निपट लेंगे। अगर उससे ज्यादा लंबे वक्त के बाद आएगा तो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन किसका है? लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है मेमोरी सेल्स का। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम आते हैं। डन। तो अब इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि वैक्सीन किस किस तरह के होते हैं। ये एक बहुत सुंदर फोटो है, अगर मैं आप लोग को दिखा सकूं तो। हाँ, ये आप लोग अब देख सकते हैं, और ये वाला फोटो हम आपके साथ शेयर भी करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर में। यह है वैक्सीन के प्रकार। ठीक है, तो जो वैक्सीन का जो सबसे पहला प्रकार है ना, वो है जहां पर हम वायरसेस को कमजोर कर देते हैं, वेयर वी वीकन द वायरस, राइट। तो यहां पे हम व्यक्ति को वायरस, एकदम जिंदा वायरस इंजेक्ट करते हैं, लेकिन उस वायरस को हम कमजोर करके इंजेक्ट करते हैं कि बॉडी में जाकर के वो इतने तेजी से नहीं मल्टीप्लाई करे कि वो पर्सन बीमार पड़ जाए। ठीक है, तो यहां पे अप्रोच क्या है कि वैक्सीन दिया, वैक्सीन में हम वायरस को वीक करके, काफी वीक करके तब देते हैं, मतलब इतना वीक रहता है कि वो व्यक्ति सीरियस बीमार ना पड़े, लेकिन इतना एक्टिव रहता है। अरे ये क्या हुआ, एक मिनट रुकिए। हाँ, आया क्या कुछ? हाँ, लेकिन इतना स्ट्रांग जरूर रहे कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी एक्टिव हो जाए, और अगर उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया तो वो डेफिनेटली एंटीबॉडी बनाएगा और मेमोरी सेल बनाएगा। तो बड़े सारे वैक्सीन ऐसे होते हैं।
टेबल में ये सारे वैक्सीन का एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद दूसरा, जिसमें पूरी तरह से डेड वायरस, ठीक है, ये वायरस को हमने मार ही दिया, तो इनएक्टिवेट द वायरस, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि वायरस को पूरी तरह से हमने इनएक्टिवेट कर दिया और तब दिया। इवन दो वायरस इनएक्टिवेट है, लेकिन वायरस के जो सतह पे जो प्रोटीन्स हैं उनसे हमारा बॉडी वायरस से परिचित हो जाएगा, उनको हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेगा और पहचानने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो बड़े सारे केसेस में इनएक्टिवेटेड या डेड वायरसेस की वैक्सीन बनती है, काम करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा अप्रोच जो है वो है यूज पार्ट ऑफ द पैथोजन। मतलब पूरे वायरस या पूरे बैक्टीरिया को मत यूज करो, उसके एक छोटे से हिस्से को ले लो और उस छोटे से हिस्से को वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कर दो। अब पर्सन बीमार तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अब चूंकि एक फॉरेन पार्टिकल आ गया है तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, और जब भी वो वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आएगा तो वो उस पार्ट को लेकर आएगा, जिस पार्ट को हमने निकाला और जिस पार्ट को इंजेक्ट किया वो उस पार्ट को लेकर आएगा, उस पार्ट के बेसिस पे उसकी पहचान हो जाएगी और आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा। तो मेमोरी सिस्टम को हम बस वायरस के या बैक्टीरिया के छोटे से पार्ट से एक्टिव करते हैं, ठीक है, एक छोटे से पार्ट से हम एक्टिव करते हैं और छोटे से पार्ट को लेते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को उससे एक्टिव करते हैं, एक्टिव करके कुछ वक्त के लिए एंटीबॉडी और लंबे वक्त के लिए मेमोरी सेल्स बनेंगे। उसके बाद कई सारे बैक्टीरिया हैं जो टॉक्सिन बनाते हैं। तो बैक्टीरिया के टॉक्सिन को लो और टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दो। देखो ये टॉक्सिन है और टॉक्सिन को धीरे धीरे इनएक्टिवेट कर दिया हमने, तो ये पर्पल कलर से व्हाइट कलर का टॉक्सिन बन गया, देख रहे हो। तो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को हम टॉक्साइड कहते हैं, ठीक है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को हम टॉक्साइड कहते हैं। तो टॉक्साइड वो सब्सटेंस है जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, बॉडी में जाएंगे तो इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेंगे लेकिन आपको बीमार नहीं करेंगे। और इम्यून सिस्टम अगली बार जब बैक्टीरिया आएगा और टॉक्सिन रिलीज करेगा तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। और फाइनली यूज पार्ट ऑफ द जेनेटिक कोड, ठीक है। तो सबसे पहला है वेक्टर वायरस, कि पैथोजन से एक जीन को लो और एक वेक्टर में आप डाल दो, ठीक है, वो वेक्टर में डाल दो और बॉडी में डिलीवर कर दो। बॉडी में वो जीन जाकर के प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन एक फॉरेन प्रोटीन के रूप में देखा जाएगा और फॉरेन प्रोटीन के प्रति हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगी, मेमोरी सेल बना लेगी और आने वाले वक्त में उस मेमोरी सेल के बेसिस पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी सेल के बेसिस पर अगले पैथोजन के एक्सपोजर पर एक्टिव हो जाएगा। जो रशियन वैक्सीन आई थी स्पुतनिक, वो इसी बेसिस पर बनी हुई थी, वेक्टर पे। हमारा अपना कोविशील्ड जो है, अरे ये फिर ऑफ हो गया, तो कितना मना करें आज। और हमारा अपना जो कोविशील्ड था, कोविशील्ड भी वेक्टर वायरस पे बना हुआ था। फाइजर और साथ ही साथ मॉडर्ना के जो mRNA वैक्सीन बने थे, जिसके लिए इस साल वाइजमैन को नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है ना। तो ये भी जो है ये एक जेनेटिक कोड का एक हिस्सा mRNA के रूप में ट्रांसफर किया गया और mRNA के रूप में ट्रांसफर करके, आज पता नहीं क्या हो रहा है, mRNA के रूप में ट्रांसफर करके फिर बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव कराई गई। और कुछ केसेस में हम डायरेक्ट डीएनए को ही भेजने की कोशिश करते हैं, ना कि mRNA को। तो ये अप्रोचेज हैं जिनके थ्रू हम वैक्सीन्स को बनाते हैं, वायरस को इनएक्टिवेट करके, कमजोर करके, वायरस को किल करके, बैक्टीरिया या वायरस के किसी पार्ट को लेकर के, या फिर किसी टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करके, या वेक्टर पे बेस्ड या आरएनए पर बेस्ड वैक्सीन बना के। लेकिन पर्पस वही होता है कि हमारा जो टारगेट व्यक्ति है वो बीमार ना पड़े,
लेकिन उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए। इम्यून सिस्टम अगर एक्टिवेट हो गया उस पैथोजन के अगेंस्ट, तो जो सबसे पहली बात होती है वो यही होती है कि वो पर्सन जो है वो अब अपने मेमोरी सेल्स और अपने एंटीबॉडीज के हेल्प से काफी हद तक सेफ रहेगा। तो बस इस तरह से हमारा बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक फिनिश हुआ, राइट। और अब जो है हम लोग दिवाली के बाद, मतलब मंडे तक की छुट्टी है, तो ट्यूसडे को हम लोग मिलेंगे और ये पिक मैं आप लोगों को क्लास के बाद शेयर कर लूंगा। तो अब हम लोग मंडे के बाद ट्यूसडे को मिलेंगे, नए सेगमेंट के साथ हमारी क्लास की शुरुआत होगी। तब तक अपने दिवाली को जिम्मेदारी के साथ एंजॉय कीजिए। गुड बाय, ऑल द बेस्ट, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवारजनों को, आपके मित्रों को, आप सब लोगों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। गुड बाय।